हेलो नमस्कार दोस्तों। आप मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल के माध्यम से मैं आपका मृदुल। मैं आपको आज बताऊंगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश सरकार के रूप में लाया गया था, और आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पहले हमारे भी वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। आइए बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य पृथक कर दिए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो कंपनी थी वो दो हिस्से में बट गई। दो हिस्से का मतलब यहाँ पर ये है कि जो राजनीतिक कार्य है और व्यापारिक व्यापारिक कार्य का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई व्यापारी आए और ट्रेड व्यापार हुआ, खरीद फरोख्त हुई और मामला खत्म हो गया। राजनीतिक कार्य ये है कि कहाँ तक व्यापार किया जाएगा, कौन कौन से लोग आएंगे, क्या बाउंड्रीज है उनकी। ठीक है, तो ये चीज़ आती है पॉलिटिकल। तो ये चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल। और व्यापार कहाँ का, व्यापार करने कौन आएगा, ये राजनीतिक बॉडी तय करेगी। ठीक है, तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, अलग अलग हो गए। ठीक है, 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट पहले हमने जो बताया, तो जाहिर सी बात है कि पीछे की कुछ जो दूसरा पहला एक्ट जो बना है 1773 का, उसमें कुछ कमियां जरूर होंगी। तो ये उन कमियों को दूर करने के लिए आया था। 1773 का जो एक्ट था, उनकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 का एक्ट बनाया गया था। उसके बीच में एक एक्ट और पारित होता है जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। वो सन 1781 में पारित हुआ था। वो एक ज़्यादा मुख्य बोल सकते हैं कि नहीं है एक्ट, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी खामियां और बहुत ही छोटा एक्ट था। ये मुख्य है क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो, उसमें भी महत्वपूर्ण कारगर है। इस वजह से हमने 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट को उठाया, ना कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आया। और जैसे कमी क्या थी कि कंपनी की जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे, तो उसको क्या किया उसने, अलग किया। उसमें भी अलग हुए होंगे, उसमें भी अलग थे। कंपनी राजनीतिक व्यापारिक कार्य को यहाँ पर हम बता चुके हैं, पॉलिटिकल और ट्रेडिंग जो संबंधित कार्य थे उनको अलग अलग कर देती है। नंबर दूसरा, राजनीतिक मामले। राजनीतिक मामले, और ये राजनीतिक मामले उसमें नहीं थे क्योंकि वहां पर 1773 में केवल निदेशक मंडल बना था, जो एक गवर्निंग बॉडी थी। तो वो व्यापारिक मामलों की देखती थी, केवल किसको देखती थी, व्यापारिक मामलों को। व्यापारिक मामलों को देखती थी। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निदेशक मंडल भी भारत के जो सभी नागरिक थे, और राजस्व संबंधी जो चीजें हो गई, या सैन्य संबंधी जो चीजें होंगी, आर्मी संबंधी चीजें होंगी, फौज संबंधी चीजें होंगी, या पुलिस संबंधी चीजें होंगी, वो निदेशक मंडल देखता था। बट यहाँ पर इसको अनुमति तो दी गई, अनुमति तो मिली, लेकिन और ज्यादा पावर भी इसको भी दे दी गई। आप व्यापार चलाइए, आप नागरिकों पर, सैन्य सरकार पर और राजस्व पर देख रेख रखेंगे, लेकिन एक नियंत्रण बोर्ड, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका भी गठन कर दिया गया, जिससे क्या हो कि कंपनी में मजबूती आ जाए। जैसे मान लो कि पुलिस आपकी एफआईआर करती है, लेती है, लेकिन जब मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है तो कई कई बार सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के पास भी चीजें शामिल हो जाती हैं। वो भी पाँच की जांच, अच्छे तरीके से जांच का जिम्मा, मान लो कि शायद इसमें कुछ पुलिस में करप्टेड लोग हों, सही तरीके से जांच ना कर रहे हों, या उतनी उनकी एलिजिबिलिटी ना हो, योग्यता ना हो, जिसके आधार पर वो जांच ना कर पा रहे हो। इस वजह से एक सीबीआई, जिसे सीबीआई का गठन किया गया था। तो यहाँ पर यह है कि इस तौर पे निदेशक मंडल को हटा के, यानी कि निदेशक निदेशक मंडल को हटाया तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसको रखा। लेकिन अच्छी तरीके से पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई कि आप ये काम करिए, आप इनकी देख रेख रखिए, लेकिन हम राजनीतिक मामलों का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि ये प्रबंधन के लिए आया है, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए कि मैनेजमेंट कैसे संभलेगा, क्या होगा, उस तरीके से देख रेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल
पावर्स, ये वाली पावर्स इसके पास भी हैं, लेकिन अच्छे तरीके से पावर किसके पास आ गई हैं? तो सभी नागरिक और सैन्य सरकार और राजस्व के जितने मामले थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में निहित हो गए थे। समझ लिया? अब इसी कारण से राजनीतिक मामला और व्यापारिक मामले से द्वैत शासन यानी कि डीआरकी सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम यहाँ पर चालू हो जाता है। एक राजनीतिक मामला हो गया और एक व्यापारिक मामला में व्यापार एक अलग तरीका चलेगा, और राजनीतिक मामला है कि हमें किस तरीके से भारत पर कब्जा करना है, भारत को अधिग्रहित करना है। ये पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को, जितना कंपनी कंपनी आई और कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से कई सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तो पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी कि जो ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब जो कि कंपनी ने एक्वायर की थी जमीन, उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र माना जाता है। ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ब्रिटिश सरकार जो होती है वो कंपनी पर पूर्ण कब्जा कर लेती है। अब पूर्ण नियंत्रण का मतलब कि जो भी काम करोगे, कंपनी जो भी काम करती है उसकी देख के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी देख रेख के लिए ब्रिटिश सरकार के लोग वहां पर बैठे हैं, कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिश सरकार को कहीं कंपनी कहीं पीछे ना छोड़ दे, मतलब अपना ये ताकतवर बन जाए और सरकार को, गवर्नमेंट को पीछे कर दे। ये कई देशों में होता है, कहीं कहीं सैन्य मामले इतने ताकतवर हो जाते हैं कि सरकार को तख्ता पलट कर देते हैं, जैसे आपका पीछे का देश है जो पाकिस्तान। तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर यह सोचा कि हम इस तरीके से कंपनी पर नियंत्रण भी बना लेंगे और कंपनी को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा चरम पर हो गई थी। इस तरीके से देखा कि ब्रिटिश सरकार को कहीं ये कमज़ोर ना साबित करके कंपनी आगे निकल जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को पूर्ण नियंत्रण में ले लेती है। ये थी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।